हेलो एस्पायरेंट्स, 17 जैन की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है जीएसटी स्टेलमेट रिजॉल्व, रोल आउट डेफर्ड टू जुलाई 1। सो ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज करने के बारे में है। तो ये प्लान था, टारगेट था 1 अप्रैल 2017 से इफेक्टिव करने का, पर अब इसका डेट 3 महीने से पोस्टपोन किया गया। ये 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट होगा। तो जीएसटी रिलेटेड न्यूज हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको पता होगा। जीएसटी काउंसिल सेटअप की गई है, जिसके हेड है, चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली, और उसमें सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन के अलावा सारे स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर्स या एनी मिनिस्टर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड। तो पूरा ये जीएसटी काउंसिल है, और यहाँ पे वोटिंग से प्रोविजन दिया गया है कि डिसीजंस लिए जाए। पर अब तक हम देख रहे हैं कि डिसीजंस कंसेंसस से लिए जा रहे हैं। तो कंसेंसस मतलब कि सारे मेंबर्स अग्री कर रहे हैं। all states, everybody, center states, everybody is agreeing. तो this is how सब डिसीजंस अब तक लिए गए हैं और जीएसटी प्रोविजंस फाइनल हो रहे हैं। तो जीएसटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, जो पार्लियामेंट ने भी पास किया, हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ने भी पास किया। तो जीएसटी इंप्लीमेंट करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है। फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉज चाहिए, तो पार्लियामेंट लॉज भी पास करेगी। तो वो लॉज के प्रोविजंस फाइनलाइज करने के लिए जीएसटी काउंसिल है। तो जीएसटी काउंसिल में जो कुछ भी फाइनलाइज होगा वो लॉ बिल के पार्ट बनेगा। सो नंबर ऑफ बिल्स है, सेंट्रल जीएसटी बिल, स्टेट जीएसटी बिल, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल। सो ये सारे बिल्स फाइनलाइज हो गए। वंस यहाँ पे कंसेंसस आ जाएगा, जीएसटी काउंसिल में सब फाइनलाइज हो जाएगा, वो बिल्स के प्रोविजंस बनेंगे और उसको पार्लियामेंट पास करेगा। ओनली आफ्टर जीएसटी बिल्स पास हो जाएंगे पार्लियामेंट से, फिर ही जीएसटी इन्फोर्स कर सकते। तो ये अब तक का स्टेटस है। तो जीएसटी काउंसिल ने, हमने अब तक देखा है काफी सारे प्रोविजंस पे फाइनलाइजेशन हुआ है, कंसेंसस आया है। जो लास्ट मीटिंग से अब तक जो कंसेंसस जिस पे पेंडिंग था, वो 2 इश्यूज, रादर 3 इश्यूज थे। एक था डुअल कंट्रोल पे, क्रॉस एम्पावरमेंट पे, और टैक्सेशन इन टेरिटोरियल वाटर्स। तो ये तीनों पे अभी प्रेजेंट जीएसटी काउंसिल में डिसीजन आया है बाय कंसेंसस। तो क्रॉस एम्पावरमेंट ये था कि किसको पावर होना चाहिए, और डुअल कंट्रोल भी मतलब अगर कोई टैक्स इंप्लीमेंट करना है, इम्पोज करना है, तो उसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, सेंटर के पास के स्टेट्स के पास। तो सेंटर चाहती थी कि वर्टिकल स्प्लिट हो जाए, कि थोड़े एस्पेक्ट्स में सेंटर के पास पावर्स है और थोड़े एस्पेक्ट्स में स्टेट्स के पास पावर्स है टू इम्पोज एंड कलेक्ट जीएसटी। पर सेंटर चाहती, स्टेट्स चाहती थी हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट का मतलब है कि सेम सेक्टर्स में, मतलब सेक्टर वाइज डिफरेंशिएशन ना हो, इन एरियाज में आप टैक्स करो, इन एरियाज में हम टैक्स करें, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा। तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है पर हॉरिजॉन्टली, मतलब जो लोअर लेवल है, जिसका एनुअल टर्नओवर, टैक्स पेयर्स जिसका एनुअल टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं दिया गया कि भाई सिर्फ स्टेट्स का पावर है और इधर मोर देन 1.5 करोड़ सिर्फ सेंटर का पावर है, तो उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव डिविजन। बट ऐसे नहीं किया गया। इन केसेस में भी लेस देन 1.5 करोड़ में भी 90% में स्टेट्स को पावर होगा टू एडमिनिस्टर एंड असेस जीएसटी, और 10% केसेस में सेंटर के पास पावर होगा। जहाँ एनुअल टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है, तो 50% सेंटर को, केसेस में सेंटर को पावर होगा, 50% केसेस में स्टेट्स को। तो ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट किया गया जैसे स्टेट्स का डिमांड था। तो सेंटर हैज अधर्ड टू और एक्सेप्टेड द स्टेट्स डिमांड्स। तो दूसरा था क्रॉस एम्पावरमेंट का भी। तो क्रॉस एम्पावरमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट जीएसटी। तो जब इंटरस्टेट जीएसटी का सवाल आता है, तो यहाँ पे एक्चुअली सेंट्रल को जुरिस्डिक्शन होता है यहाँ पे पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, बट देन एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा फॉर क्रॉस एम्पावरमेंट। तो स्टेट्स को भी, जैसे ये टर्नओवर के हिसाब से डिसाइड किया गया है रेशियो, वैसे इंटरस्टेट जीएसटी के लिए भी क्रॉस एम्पावरमेंट दिया जाएगा कि स्टेट्स को भी पावर होगा टू एडमिनिस्टर एंड असेस जीएसटी इन द सेम रेशियो इन द सिमिलर केसेस। तो ये इंटरस्टेट जीएसटी का क्रॉस एम्पावरमेंट भी फाइनलाइज हो गया है। और तीसरा था रिगार्डिंग टेरिटोरियल वाटर्स। तो टेरिटोरियल वाटर्स अंडर यूएन क्लास डेफिनेशन इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तो टेरिटोरियल वाटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुरिस्डिक्शन सेंटर को रहता है। तो सेंटर हैज द पावर टू इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्सेस, बट देन इसमें भी सेंटर ने कंसेशन दिया है स्टेट्स को कि ये टेरिटोरियल वाटर्स में टैक्सेशन भी स्टेट्स को पावर है, वो करेंगे। ये भी फाइनलाइज हो गया। तो इसी से सारे प्रोविजंस में कंक्लूजन्स आ गए, कंसेंसस आ गया। तो अब ये सब एक लॉज, जो ड्राफ्ट लॉज है, उनके पार्ट बनेंगे जो अब तक फाइनलाइज हुआ है, और ये सारे लॉज पास हो गए।
बाय द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट इनको पास कर लेगी प्रेजेंट बजट सेशन में, उसके बाद ही जीएसटी इफेक्टिव हो पाएगा। तो दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2017। सो ये डिले भी है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था, वो प्लान था, पर ये डिले भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली खुद ने ही कहा है कि ये एक ट्रांजैक्शनल टैक्स है, मतलब ये टैक्स ट्रांजैक्शनल होता है, मतलब कि वैल्यू एडेड जैसे होता है, तो हर स्टेज से उसका टैक्सेशन वैल्यू एड होता है। तो जब से ही वो इफेक्टिव होगा तब से ये ट्रांजैक्शनल प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें कोई फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, and it is fine even if it starts with from 1 जुलाई 2017। तो ये अब तक फाइनलाइज हुआ है। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट माइल्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर एप्स। तो ये केस फिलहाल है व्हाट्सएप इंटरनेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। तो व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की थी। उन्होंने कहा था कि हम अपना यूजर डेटा फेसबुक को पास ऑन करेंगे। तो इसके अगेंस्ट 2 दिल्ली के लॉ स्टूडेंट्स ने केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस जो था, इसमें व्हाट्सएप के फेवर में रूलिंग आया। उन्होंने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप एक फ्री सर्विस है और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी आप जिसको अधर करते हो, उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी मॉडिफाई किया है। आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप ये फ्री सर्विस कंटिन्यू करो यूज करना, या तो अगर आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो तो यू कैन ऑप्ट आउट। So you always have an option to opt out. It's a free service. No charge is also imposed on you. So वो दिल्ली हाई कोर्ट का फ्रेमवर्क था जिसमें उन्होंने ये जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप को जो बॉडीज जो यूजर्स अपने डेटा नहीं शेयर करना चाहते हैं और वो अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, तो उनका डेटा भी व्हाट्सएप को डिलीट करना होगा और उनका डेटा वो फेसबुक को पास ऑन नहीं कर सकते। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग थी। अब ये स्टूडेंट्स ने ये केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस के बारे में यही कहा है कि व्हाट्सएप एक फ्री सर्विस है। पर देन पेटिशनर्स ने सामने आर्ग्यू किया है कि इस रीजनिंग के हिसाब से तो इवन टेलीफोन कॉल्स फ्री सर्विस हो गए, अब तो टेलीफोन्स भी आप फ्री में कर सकते हो। तो ये भी तो ट्राई से रेगुलेटेड है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है। गवर्नमेंट अगर कोई फोन टैपिंग वगैरह होता है तो गवर्नमेंट परमिशन वगैरह से ही हो सकता है, ऐसे कोई भी फोन टैपिंग या आपका डेटा नहीं ले सकता। तो सेम वे जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू प्राइवेसी है, तो वो राइट टू प्राइवेसी व्हाट्सएप में क्यों एप्लीकेबल ना हो। तो यहाँ पे कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है इंटरनेट मैसेजिंग के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और ट्राई को भी क्वेश्चन किया है कि वो देखे कि कोई तरीका है जिससे ये स्टैट्यूटरी कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म ला सकते हैं जिससे ये इंटरनेट मैसेजिंग एप्लीकेशंस के ऊपर भी रेगुलेशन हो पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका डिटेल्ड हियरिंग होगा इन द मंथ ऑफ मे। तो इसके बारे में और सुनवाई होगी, तो फाइनली क्या डिसाइड होता है हमको पता चलेगा। तो ये ट्राई के बारे में भी है। ट्राई 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था फॉर ग्रोथ ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो वो फेयर ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट, लेवल प्लेइंग फील्ड, फेयर कंपटीशन इंश्योर करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है टेलीकॉम सेक्टर में। तो इसको हम काफी टाइम न्यूज में सुनते हैं विद रिस्पेक्ट टू इवन डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो कॉल ड्रॉप्स वगैरह के केसेस होते हैं, इवन जो जीरो रेटिंग सर्विसेज थी। तो जीरो रेटिंग सर्विसेज थी जो फेसबुक की, कि वो थोड़ी सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करेंगे, तो वो सेग्रीगेशन हो रहा था, कितना इंटरनेट, कौन सी वेबसाइट एक्सेस हो सकती है कौन सी नहीं। तो वो एक्चुअली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी था कि नेट न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई भी सर्विस हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसको इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए हर वेबसाइट को। तो वो एस्पेक्ट जो नेगेट हो रहा था, इसलिए जो ट्राई ने ये रूलिंग दिया कि जीरो रेटिंग अलाउड नहीं किया उन्होंने, जो फ्री बेसिक्स करके फेसबुक का प्रोविजन था, तो वो प्रोग्राम नहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाया इंडिया में। तो ये सारे रेगुलेशंस जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई यही डिसाइड करती है। अभी कॉल ड्रॉप्स के जैसे केसेस हम सुनते हैं, तो उस पर भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इंस्ट्रक्शंस देती है कि ये नहीं होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन होनी चाहिए। इवन यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, तो ये फंड भी ट्राई के अंदर रेगुलेट होता है, इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे ये फंडिंग यूज किया जाता है टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज इन रिमोट एरियाज। तो ये सारा ट्राई के अंदर ही होता है। फिर अगला न्यूज आइटम है अखिलेश टू राइट द साइकिल। तो हालांकि क्योंकि हम ये न्यूज फॉलो कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि किसको पार्टी सिंबल अलोकेट होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी स्प्लिट हुई थी। तो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल
मेजॉरिटी एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज में मेजॉरिटी कौन से फैक्शन की है। तो हर एक समाजवादी की पार्टी के सारे मेंबर्स ने अपना अफिलिएशन बताया था कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव। तो अखिलेश यादव फैक्शन जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर यूपी के, उनको मेजोरिटी मिला है और इलेक्शन कमीशन ने साइकिल सिंबल उनको अलोकेट कर दिया है। तो दे सेड यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल मेजोरिटी फॉर्मूला अप्लाई किया जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था इन सादिक अली केस। सो वही बेसिस पे अलोकेशन हुआ। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल टू टैकल एयर पोल्यूशन। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉज मॉडिफाई किए, अमेंड किए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड टास्क फोर्स, एक पैनल स्टैब्लिश हुआ जो दिल्ली और एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में, दिल्ली के सराउंडिंग रीजन में एक ग्रेडेड एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करेगी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। सो ये अथॉरिटी होगी जो ये ओवरसी करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडेड एक्शन प्लान। ये ग्रेडेड एक्शन प्लान भी बनाया गया है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो ग्रेडेड एक्शन प्लान का मतलब ये है कि जब पोल्यूशन लेवल्स एक लेवल को ब्रीच करते, उससे ज्यादा होते, तो ये सारे प्रोविजंस इफेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि है ऑड इवन कार रेशनिंग स्कीम है और बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है। तो अगर पोल्यूशन लेवल्स जैसे PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो जाता है, या और PM पार्टिकुलेट मैटर 10 लेवल्स जो है वो 500 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो जाते हैं फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। बाकी भी जैसे है कि एयर क्वालिटी भी अगर लो जाता है, वेरी पुअर हो जाती है, तो डीजल जनरेटर्स जो है वो बैन हो जाएंगे। पार्किंग फीस 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। फिर और भी है जैसे कि अगर अदर मैकेनिज्म्स भी है जैसे जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जैसे ये तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही हुआ है, और क्लीनिंग और स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन रोड्स, ये इसके लिए प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इवन इम्प्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी प्रोविजंस लिए जाएंगे ताकि पोल्यूशन लेवल्स, एयर पोल्यूशन लेवल्स लो हो सके। तो ये सारा ग्रेडेड एक्शन प्लान फाइनलाइज हो रहा है फॉर दिल्ली एंड एनसीआर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड टास्क फोर्स। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986, तो इसके अंदर पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जैसे रिस्ट्रिक्शंस वो डाल सकते हैं कि कौन सी एरिया में इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वगैरह, तो वो रिस्ट्रिक्शंस के पावर्स उनको है। तो इसी के बेसिस पे ये किया गया। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स एंड आल्सो फ्रॉम पोल्यूशन एंड अदर एस्पेक्ट्स, हैजार्डियस सब्सटेंसेस। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट रिवाइव्स हियरिंग ऑन आंध्र बाइफर्केशन। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटिशन फाइल किया गया है बाय तेलुगु पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियंस है ये फ्रॉम ऑल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, ये सारे आंध्र पॉलिटिशियंस है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2014 में पिटिशन फाइल किया था कि ये जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का पास हुआ है और आंध्र प्रदेश स्टेट स्प्लिट किया गया और तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बनाया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए असेंट नहीं दिया था। तो इट्स अगेंस्ट फेडरलिज्म प्रोविजन। सो फेडरलिज्म इज अ मेजर बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में आएगा फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर फेडरलिज्म अपहोल्ड नहीं हो रहा है तो ये इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाए। तो ऐसा ये PIL फाइल किया गया है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, पिटिशन फाइल किया गया है। तो ये जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि क्या बेसिस पे, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने एक्चुअली बिल रिजेक्ट किया था रिगार्डिंग दी फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट तेलंगाना, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया बिकॉज पब्लिक डिमांड था। तेलंगाना स्टेट का डिमांड सिंस इंडिपेंडेंस है, 1948 से वो डिमांड कर रहे थे। 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ये डिमांड एक्चुअली फुलफिल नहीं किया और तब से ये डिमांड पेंडिंग है। फाइनली 2014 में ये हुआ है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रोविजन दिया है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि जो कॉमन कैपिटल रहेगा आंध्र और तेलंगाना का, तो ये भी वो कह रहे हैं कि ये कैसे फीजिबल है, इसके भी अगेंस्ट रूलिंग दी जाए। तो हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल था अब वो तेलंगाना में आ गया, तो तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद हो गया। तो दोनों का ज्वाइंट कैपिटल रहेगा 10 साल के लिए, पर उसके बाद आंध्र गवर्नमेंट, हमने न्यूज में देखा भी, आपको पता होगा कि अमरावती नया कैपिटल वो बना रहे अपने लिए। तो वो कैपिटल वंस रेडी तो वो आंध्र प्रदेश का कैपिटल बन जाएगा। तो सारे जो इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो चाहिए, गवर्नमेंट सीट होनी चाहिए, जुडिशरी सीट वगैरह, तो ये जुडिशरी तो नहीं है, गवर्नमेंट सीट एटलीस्ट होनी चाहिए, तो वो सब प्रोविजंस यहाँ किए जाएंगे। तो ये प्रोविजंस है अंडर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि स्टेट नया बनाना चाहिए कि नहीं, उसका बेस्ट इंडेक्स जो है पता करने के लिए वो है पब्लिक डिमांड। तो अगर पब्लिक डिमांड थी तो क्यों ना बनाया जाए।
तो ये सुप्रीम कोर्ट इस पे केस हियर कर रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है CSIR सेट टू लॉन्च ₹400 crore स्टार्टअप फंड। सो CSIR इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR आपको पता होना चाहिए, ये साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो काफी सारे साइंटिस्ट है CSIR के अंडर जो काफी इनोवेशंस बनाते हैं, फोर्थ करते हैं, पर ये इनोवेशंस को प्रैक्टिकल बनाने के लिए इंडस्ट्री सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे स्टार्टअप फंड बनाया जा रहा है। तो CSIR एक स्टार्टअप कंपनी अगर कोई एस्टेब्लिश करना है, कोई साइंटिस्ट को या कोई इंटरेस्टेड और स्टार्टअप डेवलप करके ये इनोवेशंस मार्केट में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये 400 करोड़ स्टार्टअप फंड बनाया जा रहा है। तो CSIR के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्री इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 1942 में एस्टेब्लिश की गई थी एज अ सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860 का। तो ये काफी सारे फील्ड्स में इसका वर्क है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएगी और सारे साइंटिफिक फील्ड्स में, डाइवर्स साइंटिफिक फील्ड्स में CSIR फंक्शन करती है। अगला न्यूज आइटम है Parikar wants private players to tap DRDO's knowledge base. So DRDO, Defense Research and Development Organization. So ये भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफेंस मिलिट्री रिलेटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सो DRDO ने भी काफी सारे इनोवेशंस लाए हैं, काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, पर इनको मास स्केल पे प्रोड्यूस करना, इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स बने, ये प्लान है ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस DRDO का है, इसको एक्सपांड किया जाए, टैप किया जाए और मीडियम स्मॉल स्केल फर्म्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करें और ये प्रोडक्ट्स डेवलप करें ऑन अ मच लार्जर स्केल, तो एक्सपोर्ट कर सके इंडिया। काफी सारे मिशन को उन्होंने अप्रिशिएट किया, जैसे कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन बनाया गया है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो हमने रिसेंटली देखा टेस्ट फायर हुई है, जैसे अग्नि-5, अग्नि-4, गाइडेड पिनाका मिसाइल, अस्त्र मिसाइल। सो ये सारे लार्ज स्केल पे हम बना सकते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट आए तो, वो चाहते हैं। तो DRDO के बारे में भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, पता होना चाहिए। ये मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस 1958 में बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का होगा। इसके भी अराउंड 52 लेबोरेटरीज है ऑल ओवर द कंट्री, जहाँ पे वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज को, वेरियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के भी वेरियस फील्ड्स होते हैं, जैसे एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्बैट इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेस कि किस मटेरियल से बनाना चाहिए, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम्स, सब में ये रिसर्च करते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है फाइंडिंग्स ऑन पेस्ट मेनेज अंडर अ क्लाउड। तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो ये एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये पोर्ट ब्लेयर में स्टेशन है और ये अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे एक 2011 की स्टडी में इनके साइंटिस्ट ने कहा था कि पॉल्लू बीटल जो है एक पेस्ट है जो ब्लैक पेपर को इन्फेस्ट करता है। तो ये पॉली बीटल यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया गया है। तो रिसेंटली अभी एक टैक्सोनॉमिस्ट ने ये क्लेम को रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा है कि कोई पॉली बीटल का प्रेजेंस एविडेंट नहीं है, कोई पिक्टोरल रीजन या क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं दिया गया है फॉर दिस क्लेम। तो ये क्लेम रियल है कि नहीं वो क्वेश्चन किया जा रहा है। तो वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कि पॉल्लू बीटल एक पेस्ट होता है जो ब्लैक पेपर प्लांट को इन्फेस्ट करता है। एंड रिगार्डिंग ICAR, तो एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहेगी और ये भी प्री इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक CSIR। इट इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो 1929 में एस्टेब्लिश की गई। इट लुक्स इनटू रिसर्च इन डाइवर्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स इंक्लूडिंग फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस एक्सेट्रा। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स स्टेट स्टांस ऑन PILs। तो काफी सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उन पे हियरिंग करती है। जैसे आज भी हमने देखा जो ये आगे ऊपर कि व्हाट्सएप के ऊपर भी जो पेटिशन फाइल हुआ, तो उस पे सेंटर को 4 वीक का टाइम दिया जाता है, जैसे ट्राई को टाइम दिया गया कि आप अपना रिस्पॉन्स दो। तो वैसे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसमें टाइम फ्रेम दिया जाता है कि सेंटर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेट्स के अगेंस्ट जो PILs फाइल हुए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को कहा है कि रिस्पॉन्ड करो, तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज कम डाउन हेविली ऑन स्टेट्स
कि स्टेट्स क्या जोक समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, वाई आर दे नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो जो सारे मिनिस्ट्रीज है और इनके जो सेक्रेटरीज है उनको अभी पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑन ऑल द नोटिसेस जो उनके पर फाइल हुई है, तो इन पर्सन दे शुड कम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट नाउ। तो ये प्रोविजन लाया गया है। तो काफी सारे पीआईएल्स थे, जैसे रिगार्डिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में स्पीड गवर्नर्स लगाने चाहिए, मतलब स्पीड कितनी है क्योंकि एक्सीडेंट्स काफी होते हैं, तो स्पीड गवर्न करने के लिए इंस्टॉलेशन होना चाहिए वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। तो ऐसा पीआईएल फाइल किया गया था फॉर गुजरात। यहाँ पे भी गुजरात गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिलेटेड पीआईएल्स फाइल किए गए थे, तो काफी सारे स्टेट्स है, स्टेट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, काफी सारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इवन विथ रिस्पेक्ट टू मिड डे मील स्कीम्स उसके ऊपर भी कोई पीआईएल से उनपे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट एंग्रीली ये उन्होंने कहा है कि नहीं, स्टेट्स को पीआईएल्स का रिस्पॉन्स देने का है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सेक्रेटरीज खुद अभी पर्सनल हियरिंग दे, पर्सनल अटेंडेंस दे फॉर दीज पिटिशंस। ये ऑर्डर आया है। पीआईएल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, मतलब जुडिशरी के सामने कौन लिटिगेट, कौन केस फाइल कर सकता है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसको तकलीफ है। तो वो पार्टी आप नहीं हो, डायरेक्टली आप अग्रीव नहीं हो, बट इन जनरल इन पब्लिक इंटरेस्ट भी आप एक पिटिशन फाइल कर सकते हो। तो ये पावर दिया गया थ्रू पीआईएल। सो ये जुडिशियल इनोवेशन है। तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट। सो ये प्रोविजन है। तो देन द केसेस कम बिफोर द जुडिशरी और जुडिशरी उन पे सुनवाई कर सकती है। फिर अगला न्यूज आइटम है, डिमोनेटाइजेशन हैज हिट इंडियाज ग्रोथ, आईएमएफ। सो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इन्होंने अपना ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया के लिए डाउनग्रेड किया है। पहले उन्होंने कहा था 7.6% ग्रोथ रेट होगा इंडिया का फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, बट नाउ ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन उन्होंने 1 परसेंटेज पॉइंट से ये रिड्यूस किया है। तो अब 6.6% उनका ग्रोथ टारगेट है। इवन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी उन्होंने 7.6% कहा था, पर अब वो डाउनग्रेड करके 7.4% कर दिया गया है। तो रीजन वो ये बता रहे हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो टेम्पररी नेगेटिव कंजम्पशन शॉक आया है, कैश क्रंच आया है, पेमेंट डिस्ट्रप्शन हुआ है, उसका इफेक्ट देखा जा रहा है, इसीलिए ग्रोथ रेट डाउनग्रेड किया है। उन्होंने और भी कंट्रीज, ब्राजील, मेक्सिको के लिए भी डाउनग्रेड किया है ग्रोथ रेट। 2 कंट्रीज यूएसए और चाइना के लिए मार्जिनल अपवर्ड शिफ्ट हुआ है फॉर ग्रोथ रेट विच हैज बीन फोरकास्टेड। तो ये फोरकास्ट हम काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन का सुनते हैं, वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट आया, आईएमएफ का फोरकास्ट आया, इंडियन नीति आयोग ने फोरकास्ट दिया। तो ऑल दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट वी शुड नो अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशन। सो वो पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो आईएमएफ का मेजर फंक्शन क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो दोनों साथ में एस्टैब्लिश हुए थे पर डिफरेंट पर्पस के लिए। तो आईएमएफ भी लोन्स देती है, पर आईएमएफ के लोन्स टेम्पररी जो डिस्ट्रप्शंस होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में, उसको करेक्ट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए वहां पे फैसिलिटीज दी जाती है। और आईएमएफ फंक्शन करती है थ्रू कोटा सिस्टम। सो कोटास दिए जाते हैं, सारे मेंबर्स जो है उनको एक कोटा दिया जाता है, तो वो एक कंट्रीब्यूशन करेंगे आईएमएफ को, और जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना कोटा उनका होगा, जो उनके नो वो उस प्रोपोर्शन में उनको वोटिंग राइट्स भी दी जाएगी। और ये जितना कोटा लोकेशन है उतना उनको एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दी जाती है कि आप कितना ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एसडीआर भी क्या है हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आईएमएफ है। और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना, दिस इज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअरर कंट्रीज, कि वहाँ पुअरर कंट्रीज में डेवलपमेंट हो, उनको फंडिंग, लोन्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, उसके लिए वर्ल्ड बैंक फंक्शन करता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को भी हमने थोड़े दिन पहले देखा था, 5 ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, वो पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स देते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस एसोसिएशन जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, वो इवन प्राइवेट सेक्टर को लोन्स देते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर अगला जो है ये ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस था जहां से उनको नाम मिला, ये 1944 में हुआ था इन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो चाहते थे, यहाँ पे 2 हेड्स थे यहाँ पे, एक यूएस के और एक यूके के, हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन केनीज। तो ये 2 इकोनॉमिस्ट थे जिनके अंदर ये ब्रेटन वुड्स पे कॉन्फ्रेंस में यूएसए में 2 ऑर्गेनाइजेशंस फाइनलाइज हुई, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ इवन द वॉर रेवेज्ड कंट्रीज भी, जो डेवलप्ड कंट्रीज भी थी वो भी वॉर की वजह से
उनका भी प्रॉब्लम्स, उनको भी प्रॉब्लम्स थी, प्लस इवन डेवलपिंग कंट्रीज और जो कंट्रीज कॉलोनियल रूल के अंदर थी और न्यूली इमर्ज हो रही थी इंडिपेंडेंट कंट्रीज, उनको भी असिस्टेंस की जरूरत थी। तो ये दोनों को कंसिडर करके ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ का है वो क्या होता है, तो ये 1969 में आईएमएफ ने एस्टेब्लिश किया। तो ये इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। तो ये सिर्फ एक पेपर है, तो आईएमएफ इसको इशू करती है। तो इसके अगेंस्ट इसका वैल्यू भी डिटरमिन होता है फ्रॉम अ बास्केट ऑफ करेंसीज। तो ये बास्केट ऑफ करेंसीज में अभी रिसेंटली न्यूज में था, 1 अक्टूबर 2016 से इफेक्टिव है कि इवन चाइनीज करेंसी युआन भी इसका पार्ट होगा। तो इस बास्केट ऑफ करेंसीज आर बेसिकली यूएस डॉलर, यूरो, यूके पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, और अब पांचवा जो है चाइनीज युआन भी इसमें इंक्लूड होगा। तो उस बेसिस पे इधर भी रेशियो हम देखेंगे, उस बेसिस पे एसडीआर का वैल्यू डिटरमिन होता है। और एसडीआर जितना आपका कोटा है, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है आईएमएफ को, उतना आपको एसडीआर राइट्स मिलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये पेपर गोल्ड क्यों इसके कहा जाता है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट बन सकता है। तो हालांकि डायरेक्ट ट्रेड में या कहीं पे यूज नहीं किया जा सकता, बट एक ये रिजर्व है, तो इट्स इंपॉर्टेंट रिजर्व एज सच, रिजर्व करेंसी, करेंसी एज सच नहीं है, पर क्लेम वो ही कर सकते हैं आप उस पर। तो ये है आईएमएफ में इसका परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे। तो यूएस का 41% अराउंड है, यूरो चाइनीज को 10% दिया गया, वेटेज है ये एसडीआर बास्केट में। तो एसडीआर की वैल्यू इन सब की करेंसीज के वेटेज के हिसाब से डिटरमिन होगी, ऐसा है। फिर अगला न्यूज आइटम, द लास्ट वन इज सैनिटाइजेशन ऑफ कैटल शेड्स की टू प्रिवेंट मलेरिया। तो ये एक नई स्टडी सामने आई है यूएस बेस्ड रिसर्चर से। इन्होंने कहा है कि इंडिया में मलेरिया काफी प्रोमिनेंट है और काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं टू एरेडिकेट मलेरिया, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। श्रीलंका ने भी मलेरिया इरेडिकेट किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मलेरिया फ्री स्टेटस दे दिया है, पर इंडिया में मलेरिया स्टिल हाई प्रिवेलेंस है। तो ये रीजन इसलिए यहाँ पे ये है कि वो कह रहे हैं कि कैटल्स, एनिमल्स भी मलेरिया से अफेक्ट होते हैं, और उस एस्पेक्ट में कोई प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जा रहे। तो अगर वहां पे मलेरिया प्रिवेलेंट होगा, मलेरिया इज कॉज ड्यू टू वेक्टर-बॉर्न डिजीज। तो ये वेक्टर-बॉर्न डिजीज है, मतलब कि जो फीमेल एनोफिलीज मस्किटो है वो ये वेक्टर है फॉर द डिजीज टू स्प्रेड। तो ये एनोफिलीज मस्किटोज जो है, थोड़ी स्पीशीज जो है वो जूफिलिक भी है। जू मतलब एनिमल रिलेटेड, जैसे जूलॉजी होता है, और फिलिक मीन्स लव, फोबिक मीन्स गोइंग अवे, अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग। सो फिलिक अट्रैक्टिंग, फोबिक रिपेलिंग। तो जूफिलिक मीन्स एनिमल अट्रैक्टिंग। तो ये थोड़े मस्किटोज एनिमल्स के पास अट्रैक्ट होते हैं, उनको बाइट करते हैं, तो उनके थ्रू मलेरिया स्प्रेड होता है। तो जब हम जैसे इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स यूज करते हैं या इंसेक्टिसाइड रिपेलेंट्स यूज करते हैं इन हाउस होल्ड्स, इन ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो वहां पे तो मलेरिया के लिए हम प्रिकॉशंस ले रहे, पर जो कैटल शेड्स है, जो जनरली इवन ह्यूमन सेटलमेंट्स को लग के ही होते हैं, यहाँ पे जब मलेरिया प्रिवेलेंट होता है, मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, उनके लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते। तो इसीलिए मलेरिया इरेडिकेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर इस एस्पेक्ट को निग्लेक्ट किया जाए। तो वही वो रिसर्च कह रही है कि आप अगर इंडिया अपना पॉलिसी थोड़ा सा ट्वीक करे और ये भी कंसिडरेशन में ले, तो काफी मेजर बेनिफिट्स उनको मिलेंगे टू इरेडिकेट मलेरिया। तो ये न्यूज है। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।